मूर्खता का रहस्य, ये एक और चित्र है। रतनपुर का राजा मयंक रतनपुर से आए अवधपुर के राजा चंड से अपने मंत्रिमंडल का परिचय करवा रहा था। ये है रतनपुर के प्रधानमंत्री चालुक्य राजा चंड। ये हमारे सेनापति जबक सिंह। ये हमारे प्रधानमंत्री वरुण, ये राजा चंड। अंत में और ये हमारे विशेष सलाहकार सरस्वती के अवतार अलक। ओह, इसकी समृद्धि भला कौन परिचित नहीं है राजन। इसके बारे में प्रसिद्ध है कि यह अपनी बुद्धि के सारे असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। ठीक, आपने ठीक कहा राजा चंड। अलर्क है ही इसी प्रशंसा योग्य है। महाराज, आप व्यर्थ में मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। मैं रतनपुर का एक साधारण सा नागरिक हूँ। राजा मयंक ने अपने अतिथि राजा चंड की खूब आदर की संस्कार किया। रात्रि में राजा चंड, सुना है आपके एक युवा पुत्र है। आपने ठीक सुना है राजा मयंक, उसका नाम विभव है। ओह, तब तो बात बन जाएगी। मैं कुछ समझा नहीं राजन। राजा, आप युवा पुत्र के पिता हैं और हम युवा पुत्री के पिता हैं। अगर अपने संतानों का विवाह एक दूसरे की संतानों के साथ कर दें तो राजन, ऐसा करने से मुझे खुशी होगी। क्यों, इसमें कैसी? राजन, हमारा पुत्र भी वो आपकी पुत्री के योग्य नहीं है। यह आप क्या कह रहे हैं राजा चंड? मैं सही कह रहा हूँ राजन। जो सच है, हम इकलौते पुत्र विभव की योग्यता में अभाव है। और यह कैसे हुआ राजन? राजन, युवराज विभव जब 15 वर्ष का था तब तो बहुत ही चुस्त बुद्धिमान था, परंतु बाद में उसका मस्तिष्क जड़ता आती चली गई। ऐसा लगता है जैसे उसके मस्तिष्क का विकास होना रुक गया। उसके व्यवहार में बच्चों जैसी नादानी झलक करती है। और यह आपकी बड़ी ही विचित्र बात बताई राजा चंड। राजन, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक अवधपुर के राजपाट संभाले हुए हूँ। मेरे बाद अवधपुर का क्या होगा, सोच कर मेरा दिल कांपता है। बाद में मेरे विभव को राजपाट कैसे संभालेगा? राजन, ऐसी निराशा भरी बातें मत करो। इस बार सब ठीक करेगा। मैं आपके विशेष सलाहकार अलर्क को आपके साथ अवधपुर भेजता हूँ और विभव के मस्तिष्क की जड़ता को निश्चित ही दूर कर देंगे। क्या ऐसा कर सकते हैं वे? क्यों नहीं कर सकते? अलर्क के लिए बहुत कुछ कर दिखाना असंभव नहीं है। ओह, तब तो अलर्क के साथ अवश्य ले जाऊंगा राजन। राजा चंड ने रतनपुर से विदा ली और अलर्क को साथ ले गया। राजन, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप मुझे अपने साथ अवधपुर क्यों ले जा रहे हैं? अलर्क, हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे, सुनो। राजा चंड ने विभव के बारे में सारी बात अलर्क को बता दी। तत्पश्चात अलर्क, हमारा और राजा मयंक का विचार है कि तुम विभव को सुधार सकते हो। राजन, मैं आपकी कसौटी पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। अवधपुर में पहुंचकर अलर्क, यही है राजकुमार विभव। अलर्क ने विभव की आवाज़ दी। राजकुमार विभव। विभव पलट कर देखा। तुमने मुझे पुकारा था? तुम्हें? लेकिन मेरा नाम तो विभव नहीं है। फिर और न ही मैं राजकुमार हूँ। यह सच नहीं है राजकुमार। नहीं, यह सच है। विभव वहाँ रुका नहीं और तेजी से डग भरता हुआ वहाँ से चला गया। देखा तुमने अलर्क, विभव कैसी बच्चों जैसी बातें करता है। महाराज, घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उस रात, महाराज, आप ऐसा कीजिए, राज्य में किसी छोटे मोटे पद पर राजकुमार विभव की नियुक्ति करा दीजिए। लेकिन विभव बुद्धि का सौर्था अभाव है। और कैसे? महाराज, मैं विभव के संयोग के लिए
सदैव उसके साथ रहूँगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पद पर पाने के पश्चात भी वो के अंदर धीरे धीरे बुद्धिहीनता समाप्त हो जाएगी और पद योग्य प्रशंसक बन जाएगा। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं विवो को दूसरे देशों से आए राजदूतों की आगमनी करने का काम सौंप दूंगा। और अगले दिन विवो, तुम राज्य से बाहर से आने वाले राजदूतों की आगमनी का काम करोगे और पद पर सौंप रही हैं। तुम्हारी सहायता के लिए अलर्क हमेशा साथ रहेंगे। ये जैसा कहेंगे वैसा ही तुम्हें करना होगा। अच्छा ठीक है, अलर्क ने विवो को समझाया। जब भी कोई राजदूत अवधपुर पधारे, तुम उससे बात करते समय बीच बीच में मेरी तरफ देखते रहना। जैसे ही तुम कोई गलत बात कहोगे, मैं तुम्हें होठ पर उंगली रखकर तुम्हें चुप होने का संकेत दूंगा। तब तुम चुप हो जाना और मैं बिगड़ती बात बना दूंगा। ठीक है। अगले दिन जयंतगढ़ का राजा राजदूत अवधपुर आया। राजा, अवधपुर में आपका स्वागत है। धन्यवाद राजकुमार। कहिए, आपके राज्य की भेड़ बकरियां कैसी हैं? जी, क्या पूछा आपने? राजदूत इस बेतुके सवाल से सुनकर भौचक्का रह गया। अलर्क ने तुरंत होठों पर उंगली रख दी और भी वो चुप रहने का इशारा किया। अलर्क, मुझे चुप रहने को कह रहे हैं, मुझे चुप हो जाना चाहिए। अलर्क ने राजदूत से कहा, श्रीमान, हमारे राजकुमार विद्वान हैं, साधारण बातचीत में गूढ़ भाषा का प्रयोग करते हैं। आप भेड़ बकरी सुनकर चकरा गए लगते हैं। हाँ श्रीमान। श्रीमान राजकुमार ने भेड़ बकरी का संबोधन आपके राज्य की प्रजा के लिए किया है। वास्तव में यह समझ में नहीं पाया। राजदूत ने प्रशंसा भरी नजरें विभव की देखा। राजकुमार, आप दुआ से हमारे राज्य में सफलतापूर्वक है। और विवर ने राजदूत से अगला सवाल दाग दिया, और कुत्ते बिल्लियों की नीति क्या नीति रही? जी। अलर्कपूर्ण संकेत पर भी वो चुप रहने को कहा। श्रीमान, राजदूत ने राज्य के मंत्रियों की कुशलता जानना चाहते हैं। वे सब मजे में है श्रीमान। विवो की विद्वता राजदूत को बुरी तरह प्रभावित किया। वाकई राजकुमार विवो विद्वानता का कोई जवाब नहीं। हमारे राज्य में शायद ही कोई ऐसा गुणी का कोई गूढ़ नीति का प्रयोग करता हो। अपनी प्रशंसा सुनकर भी वो खुशी से झूम उठा। तभी, अरे अलर्क, होठों पर उंगली रखे हुए है, लेकिन क्यों? मेरी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। और अलर्क की इस बेवजह हरकत पर गुस्सा आ गया और कहा, अलर्क, तुम बार बार होठों पर उंगली रखकर मुझे बोलने से क्यों मना कर रहे हो? यह इशारा तो तब के लिए है जब मैं कोई मूर्खता करता। मेरे दोनों सवाल राजदूत पर भारी पड़ चुके हैं। मुझ पर सवाल करने रोक कर तुम्हारा क्या मतलब है? ओह राजकुमार, तुमने तो सारा गुड़ गोबर कर दिया। वो लगता है राजकुमार मूर्ख है। राजकुमार का यह साथी इसकी मूर्खता को ही बुद्धिमानी पूर्वक संभाल रहा था। अलर्क उस दिन बहुत दुखी था। मैं राजा चंद्र से कह दूंगा कि मुझसे क्षमा कर दे, और मैं किसी काबिल योग्य बनाना तभी संभव है जब यह गंभीरता से दिमाग का प्रयोग की क्षमता और लगन हो। विवो के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। वह मूर्खता का अवतार है। मैं उसे सुधार नहीं सकता। उसी समय, तो क्या तुम अपनी हार मान लोगे अलर्क? अलर्क चौंका। यह किसकी आवाज़ थी? उसी समय माँ सरस्वती वहाँ प्रकट हुई। माँ, आप? हाँ अलर्क, तू धैर्य छोड़ रहा है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। कहो माँ, क्या आदेश है? अलर्क, वो मूर्ख नहीं है, वह मूर्खता का नाटक कर रहा है। क्या? हाँ अलर्क, वास्तव में वह बहुत बुद्धिमान है। माँ, यदि वह बुद्धिमान है तो मूर्ख होने का नाटक क्यों कर रहा है? इसलिए इसकी एक लंबी कहानी है। अलर्क, उस समय की बात है जब विवो 15 वर्ष का था। एक दिन जब उद्यान में घूम रहा था, बेटे विवो हमारे पास आओ। अच्छा चाचा।
क्या क्या चाचा? बेटे भी वो हम तुम्हारे लिए एक तांत्रिक के पास ले जाना चाहते हैं। वह तांत्रिक बहुत योग्य है। वह तुम्हारे भूत वर्तमान भविष्य के बारे में विषय में सही सही बता देगा। जसवंत ने तांत्रिक के पास ले गया। गिली 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 चंडी गिली गिली। ओह, बड़ा ही डरावना माहौल है यहाँ तो। चाचा मुझे कहाँ ले आया? डरो नहीं बच्चा, हमारे पास आओ। जाओ बेटा। विवो स्वयं उसके पास पहुंचा। बेटा, अपना भूत विषय वर्तमान जानना चाहते हो ना? जी। और वर्तमान, लेकिन तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़ा और पानी को चारों ओर छिड़का। ऐसा करते ही मानव खोपड़ी तीव्र गति से चारों ओर चक्कर काटने लगी। ओह, जब मानव खोपड़ी हवा में स्थिर हो गई। विवो, तेरे कारण तेरे राज्य पर, तेरे पिताजी पर घोर संकट आने वाला। क्या? हाँ विवो, मैं साफ साफ उसका विनाश देख रहा हूँ। और विनाश को रोकने का कोई उपाय होगा? उपाय है विवो। वह उपाय कौन सा है, मुझे बताइए। इसके लिए कल तुम्हें मूर्ख होने का नाटक करना होगा विवो। हैं? ऐसा करने से तू विनाश चक्र को रोक पाएगा विवो। ओह ठीक है, राज्य के लिए मैं पिता के हित के लिए मूर्ख बनने के लिए तैयार हूँ। याद रखना विवो, यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो कल तुम्हारी पृथ्वी की मृत्यु हो जाएगी और अवधपुरी का राज्य पृथ्वी में धंस जाएगा। ओह, लेकिन मुझे मूर्खता का नाटक कब तक करना होगा? हमारे अगले आदेश तक तुम्हें मूर्खता का नाटक करना होगा विवो। विवो वहाँ से महल में लौट आया। विवो, कहाँ चले गए थे तुम? महल में कब से तुम्हारी खोज हो रही थी। आप कौन हैं ये पूछने वाले? सबकी भलाई के लिए मुझे मूर्खता का नाटक करना ही होगा। मूर्ख हमसे जवान लड़ाता है। तुम में यह अशिष्टता आई कहाँ से? बस उसी दिन से वह मूर्ख बना रहा अलर्क। ओह, लेकिन माँ, उस तांत्रिक की बात सच थी क्या? नहीं, उस तांत्रिक जयंत के कहने पर भी वो झूठ बोला। ऐसा लेकिन जगत को यह सब करने की क्या आवश्यकता थी देवी? आवश्यकता थी अलर्क, विवेक को मूर्ख सिद्ध करना। जसवंत अपने पुत्र को विवेक अवधपुरी का उत्तराधिकारी बनाना चाहता है। ओह, अब सारा माजरा मेरी समझ में आ गया देवी माँ। तो जाओ की पोल खोल कर राजा चंद के सामने खोल दो। अलर्क, जयंत दोषी है, उसे राजा सजा मिलनी चाहिए। अच्छा माँ। और ऋषि आशीर्वाद दे। सरस्वती माँ अंदर ध्यान हो गई और अलर्क ने उसी समय राजा चंद के पास पहुंचा। अलर्क, हमें सब कुछ पता चल चुका है। विवो के व्यवहार के लिए हम तुमसे क्षमा मांगते हैं। यह आप क्या कह रही हैं राजन? विवो मूर्ख नहीं है, वो मूर्खता का नाटक करने रहा है। यह तुम क्या कह रही हो अलर्क? हाँ राजन, देवी सरस्वती माँ ने मुझे साक्षात दर्शन देकर वास्तविकता से परिचित करवाया है। यह वास्तविकता क्या है अलर्क? राजन, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। पहले आप विवो और अपने छोटे भाई जयंत को यहाँ बुलाइए। ठीक है, अभी बुलाता हूँ। चंड ने सेवकों को आदेश दिया। राजकुमार विवो और जयंत को बुला कर लाओ। जयंत ने यह आदेश सुनते ही चौंक उठा। महाराज, इस समय मुझे क्यों बुलाया है? जब बुलाना था तो जाना तो पड़ेगा ही। और जब राजा चंड के पास पहुंचा, ओह, विवो यहाँ मौजूद है। आखिर माजरा क्या है? महाराज, भाई जी महाराज, मुझे कैसे याद किया? इसका कारण आपको बताऊंगा जयंत सिंह जी। आप बताने का कष्ट करेंगे कि आज से 8 वर्ष पूर्व आप राजकुमार को विवो को किसी तांत्रिक के पास क्यों ले गए थे? ओह, यह सब कैसे पता चला? उसको सोच में देख पड़ते जयंत सोचिए नहीं, सिर बोलिए। राजकुमार विवो के पिता और राजा अहित के भय से कुछ बताएंगे नहीं, सब कुछ आपसे ही बताना होगा मुझे। तुम क्या अनगलन बक रहे हो? विवो को किसी तांत्रिक के पास नहीं ले गया था। झूठ बक रहे हो तुम। विवो को मूर्ख सिद्ध करने कर तुम अपने बेटे को, विवेक को अवधपुरी का राजा नहीं बनाना चाहते। नहीं, यह झूठ है। अब अलर्क को कहना पड़ा, हे सरस्वती माँ, दर्शन देकर पापी का भांडा फोड़ दे सकती हैं।
अगले ही पल माँ सरस्वती वहाँ प्रकट हुई। राजा चंद्र, अलर्क ठीक कह रहा है, यह सब खेल तुम्हारे कपटी भाई का रचाया हुआ है। विभो तांत्रिक ने झूठ कहा कि उसे धोखे से विविजित आज तक मूर्ख होने का नाटक करता रहा। ओह जैन, तू ऐसा भी कर सकता है। सरस्वती माँ तुरंत अंतर्ध्यान हो गई और राजा क्रोध में भर उठा। तू दुष्ट, तूने मेरे 8 कीमती वर्ष बर्बाद करके रख दिए, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और उसने क्रोध से जयवंत का गला दबा दिया। सिर दम घुटने के कारण जयवंत के प्राण पखेरु उड़ गए और विवत अचेत से कहा, पिताजी महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं न चाहते हुए भी समय समय पर आपका अपमान करता रहा। विभो, अपनी ओर से तुम सब ने राज्य हित के ध्यान में रखकर तुमने किया, हम तुम्हारा कोई दोष नहीं था। अलर्क जी, आपका आभारी हूँ, आपके कारण मूर्खता का नाटक से मेरा पीछा छूट गया। आप न आते तो मैं न जाने कब तक मूर्ख बना रहता। राजकुमार, मुझे खुशी है तुम वास्तविक स्थिति में लौट आने का माध्यम बना। अगले दिन, महाराज, जिस कार्य हेतु मैं आया था वह कार्य पूरा हो चुका है, इसलिए रत्नपुर वापस जाना की जा चाहता हूँ। अलर्क, तुम जैसे गुणी व्यक्ति को भेजने का मन तो नहीं कर रहा, पर तुम्हें रोक भी नहीं सकता हूँ। फिर अलर्क रत्नपुर लौट गया। उचित मुहूर्त देखकर तब राजकुमारी विभो और रतनपुरी की राजकुमारी रत्ना का विवाह हुआ। इस प्रकार राजा मंगलम की हार्दिक इच्छा पूरी हुई। समाप्त दोस्तों।